पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज एक्सकवेशन? तो एक्सकवेशन इज ए safe method of digging earth ठीक है, यही एक्सकवेशन और क्या है। इसको कितने प्रकार से कर सकते हैं एक्सकवेशन को? सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हाट इज एक्सकवेशन? तो एक्सकवेशन इज ए safe method of digging earth ठीक है, यही एक्सकवेशन और क्या है। इसको कितने प्रकार से कर सकते हैं एक्सकवेशन को? हाँ, कौन कौन बताइए। सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? हम पूछ रहे कितने प्रकार से एक्सकवेशन कर सकते हैं। खोदिएगा कितने प्रकार से? तो आप टाइप ऑफ सॉइल बताना शुरू कर दिया। दो ही तरह से ना खोदोगे, किसी चीज को खोदोगे, कैसे खोदोगे बोलो? इतना ही ना कॉमन सेंस है कि ना, यहाँ पर नॉलेज की जरूरत ना थी। जो खोदना है तो खोदने का ध्यान लगाओ। कैसे खोदोगे? दो ही तरह से, मैनुअल या मैकेनिकल, नहीं ना जी। अब है कि टाइप पूछेंगे तब ना बोलोगे स्टेबल रॉक, टाइप ए बी सॉइल करोगे। तो यहाँ वो चीज नहीं पूछ रहे हैं। उनको खोदने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो या मैनुअल या मैकेनिकल। तो लिखिए इट शुड बी अप्लाई मैनुअल मेथड and mechanized method. And there are two methods of excavation, है ना। Mechanized method done by JCB, Pockland, एक्सकावेटर लिख सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एज पर सेफ्टी there are four type of prevention system. Four type of prevention system such as shoring, 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 sloping, benching and shielding. ये चार प्रकार से हम प्रिवेंशन लेते हैं।
जब हम एक्सकवेशन करते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन जान लीजिए। लिखिए, एक्सकवेशन इज excavation is one of the primary job of construction. Full stop. Making foundation for building, water pipe, junction of drains, erection of manholes, इरेक्शन माने निर्माण करना, इरेक्शन ऑफ manholes and even laying of various electrical cables and even laying बिछाना, LAYING, laying of various electrical cables etc. need या requires excavation work. एक्सकवेशन वर्क, इन्हीं कामों को करने के लिए ना एक्सकवेशन करते हैं जी। ये प्राइमरी जॉब है इसका, कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में एक्सकवेशन प्राइमरी जॉब है, जो इस पर्पस के लिए करते हैं जो अभी आपको हमने लिखाया। ड्रेन बनाना हो, मैनहोल्स तैयार करना हो, पाइप बिछाना हो, केबल बिछाना हो, तो करेंगे ना। ठीक है, ये एक्सकवेशन में भी डीप और शैलो वर्क, यानी गहरा भी हो सकता है और कम गहरा भी हो सकता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, द एक्सकवेशन में बी डीप और इवन ए लिटिल डेप्थ। डीप और लिटिल डेप्थ, इसको शैलो वन भी बोलते हैं। फुल स्टॉप। द एक्सकवेशन exceeding a depth of 1.2 meters should be considered hazardous. यानी 4 फीट से ज्यादा गहरा होता है जैसे, उसको हजार्डस काउंट कर लिया जाता है, तो खतरनाक माना जाता है। ठीक है, द हजार्ड इन्वॉल्व in an excavated pits, hazard involved in an excavated pits, pits माने गड्ढा,
खोदा हुआ गड्ढा, एक्सकवेटेड पिट्स, is mainly due to collapse of earth, collapse, COLLAPSE, collapse of earth, यानी जमीन का धस जाना, ये मेन हजार्ड इसमें इन्वॉल्व है। फ्रॉम द साइड वॉल, फ्रॉम द साइड वॉल, गड्ढा खोदा, साइड वॉल जो है उसके कोलैप्स होने का पूरा चांसेस रहता है। कॉमा, एनीवन इनसाइड द पिट may be crushed, कॉमा buried माने दफन हो सकना या फंस जाना, और trapped, TRAPPED, trapped due to such collapsed soil. Due to such collapsed soil, full stop. Soil collapsed can occur, soil collapsed can occur if adequate shoring is not provided, adequate shoring is not provided to the trenches, trenches माने गड्ढा, ट्रेंचेस कहते हैं किसको, वो गड्ढा जो 15 फीट से चौड़ा ना हो और गहराई कितना भी हो उसको कहते हैं ट्रेंच। बात समझ रहे हैं? कहता है कि ट्रेंच में अगर आप शोरिंग नहीं करते हैं, इसी के कारण कोलैप्स होने की संभावना बनती है। ज्यादातर जो इसमें हजार्ड है वो है कोलैप्स्ड ऑफ सॉइल ऑफ एक्सकवेटेड पिट्स साइड वॉल। जो गड्ढा आप खोदा, दोनों साइड वॉल जो खड़ा हुआ, उसी के कोलैप्स होने की संभावना इसमें ज्यादा होती है। और ये होती क्यों है? जो मेन वजह है शोरिंग ना होना। शोरिंग का मतलब सपोर्ट। शोरिंग सिस्टम तो हम प्रिवेंशन के लिए देते ही हैं, पर कोलैप्स होता क्यों है? क्या क्या वजह है कोलैप्स होने की? यूं ही कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहला कटिंग ऑफ सॉइल। अगर उसको सही कटिंग से नहीं काटा गया, यानी वर्टिकल काटा गया, तो उसमें संभावना है कोलैप्स होने की। दूसरा नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल का मतलब टाइप ऑफ सॉइल। उसके मुताबिक अगर उसका कटिंग होता है तो कोलैप्स होने की संभावना कम हो जाती है। और फिर उसमें आप सपोर्ट तो देते ही हैं जो आपके कोलैप्स को बचाता है। तीसरा कारण है एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द साइड वॉल्स। साइड वॉल के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव, जैसे एक्सकावेटेड मटेरियल का दबाव। जो आप मटेरियल खोदा उसको कहाँ रख रहे हैं? उसी साइड वॉल पर। खोद करके किनारे में न रखिएगा, उस पे आप रख रहे हैं। एक जगह अगर जमा हो जा रहा है, ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, जिसके वजह से मिट्टी कमजोर हो जाएगी और वो धंस जाएगा। दूसरा इसमें वजह है वाइब्रेशन ड्यू टू व्हीकल्स, जनरेटर्स, डंपर्स, ट्रक्स, डोजर्स, मैग्नेटिक और न्यूमेटिक हैमर्स। ये सब वाइब्रेशन का कारण है, जिसके वजह से वो कोलैप्स हो जाएगा। ये जनरल फ्लॉज है, यानी जनरल कारण, डिफेक्ट्स। इसको ध्यान में रखना सबसे पहले जरूरी है कि क्यों होता है कोलैप्स। तो हाँ जी, बारिश के कारण भी होता है, हेवी रेन, इसके कारण भी होगा। तो लिखिए
general defect causing collapse of earth. Collapse of earth. Number 1, the judging the nature of soil in the trench. The judging, जज करना, जांचना, पहचानना. The judging the nature of soil in the trench. अगर सही जज नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कोलैप्स होगा, क्योंकि जब आप जज करते हैं उसी के मुताबिक उसको सपोर्ट सिस्टम देते हैं, प्रिवेंशन देते हैं, और उसके मुताबिक आप स्लोप एंगल देते हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो. तो सबसे पहला काम है मट्टी को जज करना, यानी नेचर ऑफ सॉइल का देखना. दूसरे में लिख लीजिए टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है. तीसरे में लिखिए अंडर कटिंग ऑफ सॉइल. अंडर कटिंग ऑफ सॉइल यानी कल बताया कैसे अंडर कटिंग करते हैं. नेक्स्ट, एक्सेसिव रेन. एक्सेसिव रेन, बारिश, कॉमा, सॉइल टू बिकम लूज. एक्सेस बारिश के कारण सॉइल लूज हो जाएगा, धंस सकता है. तो इसको बोल सकते हैं कि वेदर कंडीशन के कारण. तो ब्रैकेट में लिख लीजिए वेदर कंडीशन. जब आप कहीं पर भी एक्सकवेशन करने जा रहे हैं तो आपका जो सबसे पहला काम है उनमें से ये भी है वेदर कंडीशन को देखना. अगर आप बरसात के मौसम में एक्सकवेशन करने जा रहे हैं तो दो प्रकार से आपको लूज ऑफ सॉइल का कारण बन सकता है. एक बाहरी पानी यानी बारिश के कारण, और एक अंदरूनी पानी जो खोदाई के बाद निकलता है. ये दोनों पानी आपको एक्सकवेशंस को कोलैप्स करने में मदद पहुंचा देगा. इसलिए अगर आप ऐसे मौसम में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बाहरी पानी का एक रूट बनाना होगा जो आपके काम में ना दखल ना दे सके. बात समझ रहे हैं? यानी नाला बन करके बह कर करके आ जाता है जी तो काम नहीं करेंगे. अच्छा, क्या नियम है कि जब तक आपके एक्सकवेटेड पिट में वाटर है कोई भी वर्कर को अलाउ नहीं किया जाता. एज पर सेफ्टी रूल्स, नो वर्कर अलाउड टिल डी वाटरिंग. यानी जब तक पानी ना निकाल लिया जाए तब तक कोई भी वर्कर अलाउ नहीं होता है. तो उस हालत में दो तरह से पानी आपके पास आ रहा है तो काम तो कर नहीं सकिएगा. इसलिए वेदर कंडीशंस को देखते हुए प्रिवेंशंस को भी अपनाना ज़्यादा पड़ता है. तो जब आप पानी गड्ढा खोदेंगे पानी निकलेगा तो उसको निकालने के लिए मोटर लगाते हैं. उसका इंतज़ाम रखिए कि मोटर जब से पानी निकालिए, जब पानी ख़त्म हो जाए तभी वर्कर अलाउ करते हैं हम उसको. ठीक है. नेक्स्ट, बर्डन ऑन द साइड वॉल. बर्डन माने बोझ, ऑन द साइड वॉल ऑफ द ट्रेंच. ड्यू टू एक्सेस लोड. ठीक है, लिखिए जी. नेक्स्ट, वाइब्रेशन इन द सॉइल. Vibration in the soil due to movement of heavy vehicle or operation.
हेवी व्हीकल ऑफ द पूछ रहा है, हेवी व्हीकल और ऑपरेशन है ना, जिसके कारण होगा ना। ये सब जनरल डिफेक्ट है, ये जनरल डिफेक्ट जिसके कारण कोलैप्स होता है। तो आप जब एक्सकवेशन करते हैं तो आपको वेल प्लान करना होगा, और इस प्लान को कि कोलैप्स ना हो उसको पूरा करने के लिए आपको सहारा लेना होगा चारों का, जरूरत के मुताबिक, जहां पर जिसकी जरूरत हो उसको आपको पूरा करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। Therefore, all excavation work must be properly planned before digging at site. Digging at site. और आपको प्लान किस चीज का करना है? ये आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। कोलैप्स ऑफ सॉइल ना हो, प्लान इसी का ना करो कि ना हो, तब उसमें आप प्रोटेक्टिव मेथड, प्रिवेंटिव मेथड जो अपना रहे अपनाओ, वही ना जी। तो लिखिए, द प्लानिंग इज डन, द प्लानिंग इज डन फॉर अवॉइडिंग कोलैप्स ऑफ अर्थ। ठीक है, दिस फुल स्टॉप, दिस इज अकम्प्लिश्ड, यानी इसको पूरा करना, यानी प्लानिंग को सक्सेस बनाना, पूरा करना। दिस इज अकम्प्लिश्ड इन द फॉलोइंग वेज। इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 shoring, number 2 sloping, number 3 benching, number 4 shielding. शोरिंग में ना आवेगा जी, अब टाइप बतावेंगे ना अभी इसमें, उसमें आवेगा टाइप ना। शीट शोरिंग, टिम्बर शोरिंग, हाइड्रोलिक शोरिंग, न्यूमेटिक शोरिंग है ना जी, उसी में ना आवेगा। तो अभी तो आपको खाली बताया नाम, टाइप अब उसमें जब जाएंगे तब ना बतावेंगे। ठीक है, यस सर। अब लिखिए शोरिंग के बारे में। पहला, शोरिंग किसको बोलते हैं? लिखिए आगे, शोरिंग is 2 types. टिम्बर शोरिंग, टिम्बर लकड़ी का, TIMBER, और शीट शोरिंग एक ही चीज है, या तो लकड़ी का शीट लगाओ या चदरा टीन वाला शीट लगाओ, उसको कहते हैं टिम्बर शोरिंग या शीट शोरिंग। एंड मैकेनिकल शोरिंग, जिसमें होता है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक शोरिंग। लिखिए, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। शोरिंग 2 ही प्रकार का होता है, एक
एक शोरिंग हो गया जिसको कहते हैं शीट या टिम्बर शोरिंग, और दूसरा होता है मैकेनिकल, जिसके अंदर होता है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक। इसमें ना होगा सर, न्यूमेटिक शोरिंग। ठीक है, ज्यादातर न्यूमेटिक का मतलब और हाइड्रोलिक का मतलब समझिए क्या है, बता चुके। कितने प्रकार का टूल्स होता है? टूल्स का टाइप चलने के हिसाब से किन किन चीजों से चलता है? हाँ, तो क्या बोलिएगा उसको? एक गैस से चलने वाला है ना, और एक एयर से चलने वाला। गैस से चलने वाले को हम बोलते हैं न्यूमेटिक, और पेट्रोल, डीजल या एयर इससे चलने वाले को कहते हैं हाइड्रोलिक। बस समझ गए? टूल्स जो आप पूछा, तो टूल्स कई प्रकार का होता है। जैसे इलेक्ट्रिक से चलने वाले को इलेक्ट्रिकल बोलेंगे, हवा से चलने वाले को हाइड्रोलिक बोलेंगे, गैस से चलने वाले को न्यूमेटिक बोलेंगे, हाथ से चलने वाले को। तो ऐसे बोलिएगा ना, समझिएगा ना कि आप कितने प्रकार का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर गैस को कैरी करना, ले जाना, रखना थोड़ा दिक्कत होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, इसलिए हाइड्रोलिक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हवा इजीली अवेलेबल कर सकते हैं प्रेशर से। बस समझ रहे हैं? तो हाइड्रोलिक शोरिंग ज़्यादातर प्रयोग करता है और सस्ता भी होता है। शोरिंग है क्या? ये तो खाली नाम समझ रहे हैं अभी आप। शोरिंग बहुत इजी है समझना। ये आप गड्ढा खोदते हैं, जैसे यहाँ गड्ढा खोद दिया, सब गड्ढा है, ये दीवार है और ये दीवार मान लो, तो ये दोनों दीवार को सपोर्ट चाहिए। शोरिंग का मतलब ही होता है सपोर्ट। अब दोनों दीवार को सपोर्ट दें ताकि वाइब्रेशन या किसी भी वजह से कोलैप्स ना कर जाए, धंस ना जाए। तो क्या करते हैं, आप लोग देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, सब देखा होगा कि यहाँ पर शीट लगा देता है दीवार में सटा कर करके देते हैं ना, या फिर लकड़ी का रहता है या चदरा रहता है, उसको लगा देते हैं। ज़्यादातर लकड़ी लोग इस्तेमाल करते हैं प्लाई वाला, देखते होंगे चिकना चिकना प्लाई वाला रहता है, तो रेड कलर का या ग्रीन कलर का, इस तरह कोई भी कलर, उसको लगा देते हैं इसमें प्लेट टाइप से दीवार में। जहाँ जहाँ आप काट डाला उस सब जगह को आपको लगाना है। इसका सपोर्ट से वाइब्रेशन को ही रोके लगेगा, बर्दाश्त किए रहेगा, धंसेगा नहीं। बस समझ रहे हैं? इसी को हम शोरिंग बोलते हैं। इसमें हाइड्रोलिक शोरिंग में रॉड्स रहता है, यानी ये समझ लीजिए इस तरीके का रॉड्स रहता है, नॉब लगा हुआ रहता है इसमें, और इसी में दूसरा भी रहता है इस तरह से, ऐसे सपोर्ट देने के लिए दोनों साइड को या एक साइड को इस तरीके से इस रॉड का प्रयोग किया जाता है। नॉब इसलिए है कि इसको आप फैला सकते हैं और इसको आप कम भी कर सकते हैं। बस समझ रहे हैं? यही है हाइड्रोलिक शोरिंग, जिसका आप प्रयोग करते हैं उसके सपोर्ट में देने के लिए। कैसे धंसेगा? जैसे इसको खूब हिलाओ, हम यहाँ सपोर्ट दिए हुए हैं, ये जमीन में रहेगा, हवा में रहेगा, ठोक न देते हैं, ऐसे ही छोड़ दिया। अरे किसी चीज से जब तक इसको सपोर्ट नहीं दोगे, ये सपोर्ट तुमको कहाँ से देगा? इसमें बोलने की जरूरत है। ये हवा में नहीं रहता है, ये जमीन में फिक्स रहता है, बस समझे? और उसको नॉब से टाइट भी किया जाता है, जितना चाहो। अगर हम शील्डिंग बनाते हैं, इससे भी शील्डिंग बनाते हैं, इस दोनों को इस तरह से रख दिया, टाइट करते हैं, ढीला फैलाते भी हैं, जितना घुमाओगे बढ़ गया, बस समझ गए? उसको घुमा के एकदम टाइट कर दो, दोनों तरफ बढ़ रहा है और दीवार में दोनों टाइट हो गया। इतना घुमा दिया
कि अब घुमाने की जगह नहीं है, हिलेगा भी नहीं, इतना टाइट हो जाता है, एकदम फिक्स हो गया। इसके ऊपर प्लेट रख दिया, इसके ऊपर आदमी खड़ा होकर भी काम भी कर रहा है और नीचे भी काम कर सकता है, बस समझ रहे हैं। तो अगर उसके ऊपर सामान गिरा तो इसी के ऊपर नहीं गिरेगा। ये प्लेट रखा हुआ है, 2 रॉड लगाए हुए हैं ऐसे, और इसके ऊपर प्लेट रख दिया और नीचे आदमी काम कर रहा है, धंसा तो ऊपर ही रहेगा, नीचे से आदमी निकल जाएगा, टान लेंगे। ये इसका इस्तेमाल जो हम शील्डिंग का करते हैं वो हर जगह नहीं करते। जहाँ पर हजार्ड ज़्यादा है या ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जो गुफा बन रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, जहाँ पे संभावना ज़्यादा है गिरने की, तो उस जगह पर इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ख़ास करके टाइप सी सॉइल में और टाइप बी सॉइल में इसका इस्तेमाल करते हैं। शोरिंग का भी ज़्यादातर इस्तेमाल टाइप सी बी और टाइप सी में ही करते हैं। टाइप ए खुद बॉन्डिंग प्रॉपर्टी उसका ज़्यादा है, इसलिए स्लोप ज़रूर दीजिए। एंगल्स ऑफ स्लोप, ये जो स्लोपिंग है ये वही है प्रिवेंशन मेथड। स्लोपिंग एक होता है फुल स्लोप, इंक्लाइंड स्लोप और हाफ स्लोप। स्लोप क्या एंगल है, इस तरीके से अगर आप काटा, स्लोप है कि नहीं है, धंसेगा नहीं धंसेगा, क्योंकि अगर टाइप ए सॉइल है तो हम 53 डिग्री एंगल पर इसको कटिंग करते हैं। अब इसको जो है स्लोप बना हुआ, तो आदमी के उतरने के लिए ये देखिए, ये ऐसे रहा, ये जगह है खड़ा होने का, है ना जी, यहां से आएगा और उतरेगा आदमी। अब उतरने के लिए आप यहाँ लैडर देते हैं, इसका भी तरीका है, बताएंगे। ये हो गया स्लोप सिस्टम। जैसा आपका टाइप ऑफ सॉइल वैसा आपका स्लोप बनेगा। फुल स्लोप इसको बोलेंगे जो सीधा खड़ा हो गया। जब फुल स्लोप दे तो किनारा जो होगा वो कम से कम 5 फीट का दूरी का होना चाहिए। यानी जब यहां से कटिंग कर रहे हो, कटिंग यहां से किया है और यहां गड्ढा का किया है, तो यहां पर जैसे कटिंग शुरू किया यानी स्लोप बना रहे हैं, यहीं से आप यहां से यहां चल सके, इसके लिए 5 फीट की दूरी हम बनाते हैं और फिर यहाँ गड्ढा सीधे, और समझ रहे हैं। यानी यहाँ पर आकर के यहाँ से सीढ़ी से चढ़िए, उतरिए और यहाँ पहुंचिए। ये इस तरह, इसको कहते हैं फुल स्लोप, ये इंक्लाइंड स्लोप, और समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ रिपोज होगा वह टाइप ऑफ सॉइल के हिसाब से, यानी यहाँ पर हम देते हैं 53 डिग्री, तो कितना एंगल है, ए। टाइप कौन सा है, ए है, टाइप ए सॉइल। और यहाँ पर अगर हम देते हैं 45 डिग्री तो टाइप बी सॉइल, और दूसरे में हम देते हैं 34 डिग्री तो टाइप सी सॉइल। एंगल ऑफ रिपोज बढ़ रहा है कि नहीं, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अगर ज्यादा करेंगे तो प्लेन हो जाएगा, लेकिन इतना ही लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं देते। ये हुआ स्लोप। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, बेंचिंग सिस्टम देते हैं। आप लोग गांव में देखा होगा तालाब खोदते हुए कि नहीं देखा, कुआं खोदते हुए, तो इस तरीके से नहीं कटता है। गड्ढा हो गया मान लीजिए, बेंचिंग सिस्टम हो, ऐसे 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 उतर रहा है, बेंच बन रहा है कि नहीं है। पहला गड्ढा से पहला बेंच जो बनाते हैं उसकी दूरी होती है 5 फीट और बाकी की दूरी होती है 4 फीट। अब बोलिएगा चढ़ेंगे कैसे, 4-4 फीट पर कैसे चढ़ेंगे? तो ये चढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है, ये फिसल के गिर न जाओ, गड्ढे में पहुंच न जाओ, उसके लिए बनाया गया है। चढ़ने के लिए किसी भी एक जगह से, चारों तरफ से खुदा हुआ है ना जी, तो चारों तरफ से ना बेंचिंग है, तो साइड दिखा रहे हैं आपको, तो कहीं पर भी आपको वहां पर काट कर करके स्टेयर बना देगा, बस समझ रहे हैं, चढ़ने के लिए। यानी किसी भी जगह पर से वो स्टेयर बन जाए। आप चढ़ गए इस पर से,
ये सब जगह नहीं रहेगा, किसी भी जगह पर उसको बना देगा चढ़ने के लिए 2-4 स्टेयर्स बना देगा, यानी रास्ता पहुंचने और उतरने का, उसी कटिंग में से, मतलब उसी बेंचिंग में से। बात समझ रहे मेरा कि नहीं? तालाब है ना, तालाब में चारों तरफ से ना इसी तरह से कटेगा, चारों तरफ से कटा। अब आप 4-4 फीट ऊंचाई है, चढ़िएगा कैसे? तो कहीं तो रास्ता देना ना होगा, एक साइड में कहीं पे बना देगा, एक साइड उधर बना दिया, एक साइड इधर बना दिया, एक साइड इधर बना दिया, एक साइड इधर बना दिया, 4 साइड बन गया। जैसा जरूरत उसके मुताबिक आप उसको बना दीजिएगा चढ़ने के लिए और उतरने के लिए। ये मेथड है बेंचिंग केव इन से बचने के लिए, फिसल करके अंदर गिरने से बचने के लिए और जमीन को कोलैप्स होने से बचाने के लिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? इसी को हम कहते हैं बेंचिंग सिस्टम। जब हेवी एक्सकवेशन करते हैं, यानी हेवी से मतलब गहराई जिसकी ज्यादा होती है, तो वहां पर बेंचिंग करना जरूरी होता है, चाहे सॉइल कोई भी हो, ए हो, बी हो या सी हो। ठीक है? अब इसमें एक तो है शील्डिंग सिस्टम। तो शील्डिंग सिस्टम में तो आपको अभी बताया, ये गड्ढा है, ट्रेंच है, यहां पर आप सपोर्ट दे देते हैं, दीवार में इसको गाड़ देते हैं, टाइट कर देते हैं, कस कर देते हैं, और इसके ऊपर आप प्लेट रख देते हैं, पट्टा। जाली या जाली भी आता है, उसको भी बिछा सकते हैं। इस तरीके से। अब नीचे आदमी काम कर रहा है, ऊपर सेफ है, अगर गिरेगा तो इसी के ऊपर ना रह जाएगा मिट्टी, आदमी नीचे बच गया। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, मतलब मूवेबल भी है और आप उसको स्टैटिकल भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से। यानी जब आप काम कर रहे हैं, आप यहाँ काम खत्म हुआ, आगे बढ़े तो इसको आगे ले जाइए, या नहीं तो दूसरा लगाइए। बस समझ रहे हैं? इसी तरह से जहाँ जहाँ पर आदमी काम कर रहा है वहाँ वहाँ ही लगता चला जाएगा, या फिर इसी को लगाइए या फिर एक्स्ट्रा लगाते जाइए, इसको ऐसी रहने दीजिए। नीचे में समझिए कि रास्ता बनता चला गया, आदमी आराम से अंदर काम कर रहा है। तो ये हो गया शील्डिंग सिस्टम। समझ में आया? तो लिखिए आगे। नहीं, मैकेनिकल में लिखा है ना, मैकेनिकल दिस इज हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक शोरिंग दैट सपोर्ट द साइट ऑफ एन एक्सकवेशन वॉल, दैट सपोर्ट द साइट ऑफ एन excavation wall and designed to prevent cave-ins. Wall and designed to prevent cave-in, CAVE-INS, cave-ins, यानी cave-ins का मतलब गड्ढा भर जाना है ना। हाइड्रोलिक शोरिंग के बारे में लिखिए, हाइड्रोलिक शोरिंग के बारे में लिखिए। ए प्री इंजीनियर्ड सपोर्ट सिस्टम, ए प्री इंजीनियर्ड सपोर्ट सिस्टम of aluminum hydraulic cylinder, of aluminum hydraulic, एल्युमिनियम या आयरन भी हो सकता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, सिलेंडर माने रॉड, ये सिलेंडर ही ना है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रॉस बार्स, बार्स माने सिलेंडर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रॉस बार्स या क्रॉस ब्रेसेस, क्रॉस कर करके बांधना, जैसे दिखा रहे हैं हम आपको। यूज्ड विथ वर्टिकल रॉड्स और हॉरिजॉन्टल रॉड्स,
वर्टिकल रॉड्स, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वो ना जी। जैसे इसको आप घुमा दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ऐसे, और ये तो ऐसे ही है वर्टिकल। बस समझ रहे हैं, सपोर्ट के लिए आप उसको कर सकते हैं, इसलिए उसमें नॉब लगा रहता है। डिजाइंड स्पेसिफिकली to support side walls, of an excavation, to prevent cave in. क्लियर है? यस। अब बेंचिंग के बारे में लिखिए। बेंचिंग, ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज from cave-ins by excavating the side of an excavation to form one or series of horizontal levels या horizontal steps बोल सकते हैं, horizontal steps, usually with vertical rise between the steps, horizontal steps with vertical rise between the steps. नहीं समझे? हॉरिजॉन्टल स्टेप्स विथ वर्टिकल राइज, ऐसे लिखिए, हॉरिजॉन्टल स्टेप विथ वर्टिकल राइज बिटवीन द स्टेप। बेंचिंग इसी को हम बोलते हैं। ये वर्टिकल स्टेप्स है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, स्टेप है ना जी। हॉरिजॉन्टल विथ वर्टिकल जब तक नहीं रहेगा आप ऊपर कैसे पहुंचिएगा? हॉरिजॉन्टल खाली रहेगा तो आप इधर चले जा रहे हैं, वर्टिकल रहिएगा तो चढ़िए नहीं सकिएगा, है ना जी। दोनों है, हॉरिजॉन्टल होते हुए वर्टिकल राइज, तभी आप इसके ऊपर चढ़ते हुए आप ऊपर जा सकते हैं। बस समझ गए? तो इसी को हम कहते हैं बेंचिंग। क्लियर है कि नहीं? इसमें एक चीज और है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉइल के ऊपर कि जो बेंचिंग सिस्टम आप दे रहे हैं कितना बाई कितना का आप स्टेप्स बनाइएगा जिस पर आप पैर रखें। 1 फीट आपका वर्टिकल डिस्टेंस यानी रखने का जो आपका डिस्टेंस है पैर को, वो 1 फीट का जगह होना चाहिए कम से कम जिस पर आप पैर रखते हैं, चौड़ाई। बस समझ रहे हैं? 1:1 टाइप ए सॉइल में, टाइप बी सॉइल में 1:1.5, 1.5, टाइप सी सॉइल में 1:2, इस तरीके से वो बढ़ता है थोड़ा चौड़ाई। यानी एक स्टेप जिसकी चौड़ाई 1 फीट, एक स्टेप जिसकी चौड़ाई 1.5 फीट, एक स्टेप जिसकी चौड़ाई 2 फीट। बस समझ रहे हैं? वो इसी तरह से देते हुए चले जाते हैं। मिनिमम
कितने पे आपको देना चाहिए? 20 फीट, यानी 12 फीट से जैसे ही ऊपर जाता है 20 फीट तक आप वहां पर बेंचिंग सिस्टम लागू कर सकते हैं। एक स्टेप दो या ज्यादा स्टेप, वेरियस स्टेप दो, वन और वेरियस सीरीज ऑफ स्टेप्स, हॉरिजॉन्टल विद वर्टिकल। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. कोई दिक्कत है समझने में तो बोलो, सवाल करो, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि हम समझा दिया, पर हम हो सकता है कोई दिक्कत हो तो नहीं समझ रहे हैं। गांव में आप तालाब उलाब नहीं देखा बनते हुए, तो तालाब देखते कैसा कटा हुआ रहता है, तो उसमें अगर आप उतरिएगा, आपको बीच गड्ढे में जाना है शोर पैदा करने के लिए, जिससे पानी निकलेगा वहीं से ना, तो और गड्ढा करना है, गड्ढा ज्यादा होता तभी शोर होता है। तो उस पे जाने के लिए आप कैसे जाइएगा? गड्ढा तो बहुत खुदा गया है नीचे, 50 फीट 100 फीट गड्ढा है, कैसे उतरोगे? सीढ़ी का प्रयोग तो नहीं कर सकते उसमें। वही है, दीवार को कटिंग कर करके स्टेप नहीं बन जाता है, वही ना बेंचिंग है। और क्या है बेंचिंग? हम इसको तो इसीलिए ना इस तरह से बता रहे, कटिंग हुआ, यहां से हम शुरू किया, पहला कटिंग यहां पर हम जब किया, ये कटिंग किया, कहा आपको जैसे नीचे जाना, पहुंचना है वहां तक खोलेंगे, वहां तक, हाँ जहां तक खोदना वहां तक बनाते हुए जाएंगे, बात समझ रहे हैं? Yes, sir. फिर उसके बाद यहाँ खोदा, यहाँ से कटिंग कर दिया, लास्ट स्टेप पे मेरा वहां पे stop कर दिया। अब यहाँ पर एकदम गड्ढा है बहुत, ये दूरी बहुत ना हो गई। पहला दूरी कितना पे थे? 5 फीट पर, बात समझ रहे हैं ना? तो इतना गड्ढा में नहीं ना पहुंचेंगे, आपको जितना भी गड्ढा में जाना वहां से पहला बेंचिंग 5 फीट, बाकी का स्टेप 4-4 फीट का रहेगा। आप यहाँ गड्ढा बना लिया, बहुत बड़ा का गड्ढा बनाया, कैसे ऊपर जाओ? इसके लिए बेंचिंग सिस्टम दोगे कि नहीं? ये पूरा गड्ढा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भागेगा, सीधे नहीं भागेगा, नहीं तो ये तालाब छोटा हो जाएगा। और समझ रहे हैं, तालाब हमको बड़ा करना, तो वहां पर खुदवाइए ना हो रहा है, अरे पगला गया। तो ट्रेंच कटिंग होगा तो इसको बेंचिंग देने की जरूरत का, दूसरा ले देंगे वहां जी। जहां पर बड़का गड्ढा तालाब बना रहे हैं वहां की ना बात कर रहे हैं हम तुमको। जैसे बहुत बड़ा एक्सकवेशन किया और उसमें हमको कुछ काम करना है, तो भी वहां बेंचिंग सिस्टम है ना लागू होगा। चौड़ा बड़ा ज्यादा हो, गहरा ज्यादा हो, तो बेंचिंग का प्रयोग करेंगे। कितना बड़ा लैडर रखोगे, बस समझ रहे हैं? और पहला बेंच पर चढ़ने के लिए हम लैडर का प्रयोग करते हैं। इस पर आओगे कैसे? इसके बाद तो फिर रास्ता है तो उससे चले जाओगे, यानी जहां पर रास्ता बनाया है वहां पर से सीढ़ी गिरा देते हैं। अब यहाँ से आदमी चढ़ा, इधर रास्ता बना हुआ है बेंचिंग सिस्टम के ऊपर, एक ऐसे सब तो ऐसे ही कटा हुआ है, इधर साइड ऐसे ही कटा हुआ है, इधर से रास्ता ऊपर चढ़ने का एक जगह बना लिया। चढ़ेंगे कैसे? 4-4 फीट का तो ऊंचाई ज्यादा ना है। समझ में आया? Yes, sir. कि अभी भी समझ में नहीं आया? ठीक है, शील्डिंग भी समझ में आ गया, तो लिखिए फिर। बेंचिंग लिख लिया, शोरिंग लिख लिया, शील्डिंग लिखिए या स्लोपिंग लिख लीजिए पहले। ए मेथड स्लोपिंग लिख लो, फिर शील्डिंग लिखाएंगे। ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम केव इंस, यानी गड्ढे में गिरने से वर्कर को बचाने के लिए, बाई एक्सकवेटिंग टू फॉर्म sides of an excavation,
that are inclined माने तिरछा, Yes, sir. away from the excavation, to prevent cave-ins, full stop। ठीक है, यानी आदमी को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए जमीन की जो कटिंग है वो इंक्लाइंड तिरछा करते हैं, जिसको हम स्लोप कहते हैं। और ये स्लोप निर्भर करता है किन चीजों पे, तो लिखिए, इसको भी लिख लीजिए, द एंगल ऑफ इंक्लाइंड, हाँ इसी में पैराग्राफ चेंज करके, द एंगल ऑफ इंक्लाइन रिक्वायर varies with of type of soil, comma length of exposure, यानी कितना देर उसमें रहना है ये भी निर्भर करता है। थोड़ा देर के लिए है तो उतना जरूरी नहीं है, गड्ढा खोद करके और उसमें अपना काम करके ख़त्म कर लिया। लेकिन यहाँ ज़्यादा लंबा एक्सकवेशन वर्क बड़ा होता है, तो उसको भी ध्यान है कि इसको अगर हम ज़्यादा देर तक इसमें रहना है, ज़्यादा दिन काम चलेगा, तो उसका इंक्लाइंड होना मस्ट है, और प्रॉपरली, फिर वो प्रॉपरली एकदम होगा। बात समझ रहे हैं? तो लेंथ ऑफ एक्सपोजर पर भी निर्भर करता है, और बियरिंग लोड पर भी, जो उस पर लोड पड़ने वाला है, जैसा काम पाइप का बिछाना है, केबल बिछाना है, जनरेटर आ रहा है, जेसीबी आ रहा है, तो उसके हिसाब पर को भी ध्यान रखते हुए इंक्लाइंड का प्रॉपरली होना जरूरी होता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज लोड, एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज लोड यानी प्लस लोड, जो एक्स्ट्रा लोड होगा, इसके ऊपर निर्भर करता है आपका स्लोपिंग। ठीक है, अब टाइप ऑफ सॉइल में स्लोपिंग, आपका एंगल ऑफ स्लोप बता चुके, कितना एंगल ऑफ स्लोप आपका होगा। इनक्लाइनोमीटर आता है जिसके द्वारा हम एंगल ऑफ स्लोप को नापते हैं। शील्डिंग में लिखिए, ए स्ट्रक्चर दैट इज capable of withstanding loads imposed on it, withstand the forces, capable of withstand the forces imposed on it, यानी वो स्ट्रक्चर जो बर्दाश्त कर सके वो लोड जो उसके ऊपर पड़ने वाला है। यानी कोलैप्स होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर देंगे जो बर्दाश्त कर सके। कमजोर अगर देंगे तो तोड़ गांधरे घुस जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखते हुए वैसा स्ट्रक्चर बनाना है। ऑन इट बाय ए केव इन, by a cave in, and thereby protects implies, and thereby protect implies within the structure, within the structure यानी स्ट्रक्चर के नीचे अंदर implies को बचा सके। जैसे अभी आपको बताया इसके नीचे, क्लियर है? Yes, sir. पैराग्राफ चेंज की इसी में लिखिए, शील्ड्स कैन बी परमानेंट स्ट्रक्चर, कैन बी परमानेंट स्ट्रक्चर
or can be portable, and move along as work progress. Along as work progress, यानी जैसे जैसे काम आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसको बढ़ाते जाइए, या नहीं तो परमानेंट रख दीजिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? ये चारों तरफ का आपका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसको हमने लिखा दिया, समझा दिया। इसी का इस्तेमाल पूरे हम लोग एक्सकवेशन में करते हैं कोलैप्स को से बचाने के लिए। अब इसमें है कि ट्रेंच किसको बोलते हैं, है ना? ट्रेंच का भी डेफिनेशन है, उसको लिख सकते हैं। ट्रेंच में लिखिए ट्रेंच का आपको पहले बता चुके। मैकेनिकल एक्सकावेशन हम जो करते हैं उसको पहले समझ लीजिए। मैकेनिकल एक्सकावेशन और मैनुअल एक्सकावेशन, ये दोनों एक्सकावेशन कब किया जाता है बता चुके हैं आपको। मैनुअल एक्सकावेशन 10 फीट तक हम लोग करते हैं और मैकेनिकल एक्सकावेशन 3 मीटर या 10 फीट के बाद हम लोग उसको करते हैं। अगर आपको ये कंफर्म है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज कुछ भी नहीं है तो आप शुरू में भी मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं, बट श्योर है तब। लेकिन अगर श्योर नहीं है तो आपको मैनुअल करना है 10 फीट तक, क्योंकि कोई भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज 10 फीट से ज़्यादा के गहरे में नहीं रहता है। तो आप समझ गए। और अगर आप कर रहे हैं तो जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं मैनुअली, क्योंकि आदमी खुद कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर से बना हुआ होना चाहिए, यानी उसके ऊपर रबर का कवर या इस तरह की चीज़ें प्लास्टिक वगैरह का पड़ा हो जिससे कि आपको करंट ना लगे। बस समझ रहे हैं? Yes, sir. ये सबसे पहला नियम है, इसको याद रखिएगा। ये सब चीज़ लिखिए ट्रेंच में। A narrow excavation made below the surface of the ground which depth is surface of the ground which depth means गहराई is greater than width यानी चौड़ाई से गहराई जिसका ज्यादा हो, but width of trench is not greater than 15 feet. क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. इसको हम ट्रेंच बोलते हैं। क्लियर है? यानी गहराई जितना भी हो, चौड़ाई 15 फीट से ज्यादा ना हो, उसको हम ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है? तो धीरे धीरे बढ़े इसमें तो ज्यादा बेहतर होगा। है? वही तो हाइड्रोलिक शोरिंग हुआ ना। हाइड्रोलिक शोरिंग जो बोलते हैं तो होता कैसा है, तो उसमें क्रॉस बार, यानी बार माने होता है सिलेंडर, पाइप, 2 पाइप लगा हुआ रहता है उसमें, जो एक हॉरिजॉन्टल हो जाता है, एक वर्टिकल रह सकता है, यानी प्लस बन सकता है, प्लस का चिन्ह, क्योंकि नॉब लगा हुआ है बीच में, तो उससे वो टाइट कर सकते हैं। ऐसे खोल दिया, टाइट कर दिया, वैसे ही रहेगा। सुखाना, ढीला कर दिया, सुखड़ गया, फिर उसको टाइट कर दिया, वैसे ही रहेगा।
ये सपोर्ट सिस्टम के लिए लगाया जाता है, जो हम शीट के साथ भी लगाते हैं। शीट लगा दिया और उसके साथ हाइड्रोलिक शोरिंग लगा दिया, तो समझ रहे हैं, जिससे वो टाइट रहेगा, दीवार को एकदम फिक्स किए हुए रहेगा, वाइब्रेशन हो या कुछ हो गिरेगा नहीं। समझ गए? तो कल हम आपको बताएंगे इसका हजार्ड और इसका सेफ्टी, फिर उसके बाद बताएंगे आपको मेथडोलॉजी, एक्सकवेशन का मेथड।